आवत ही हर्षे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए कंचन बरसे में। जहाँ जाने पर लोग खुश न हो, आंखों में उनके स्नेह न हो, तो तुलसीदास सलाह देते हैं कि ऐसे मित्र या संबंधी के यहाँ कतई न जाएं, चाहे वो कितने ही संपन्न क्यों न हो। वैसे भी कहा गया है, अपनी इज्जत अपने हाथ। ऐसे संपन्न लोग समाज के ठेकेदार बनकर सबको सलाह देने, सबके जीवन में दखल देने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे में इनसे दूरी बनाकर ही हम सुखी हो सकते हैं। आज जो लोक कथा लेकर हम आए हैं, सोने का फूलदान, ये पहाड़ की लोक कथा है और इसमें कहानी है मनुष्य के लोभ में फंस जाने की। एक सोने का फूलदान दो दोस्तों की वर्षों की दोस्ती दांव पर लगा देता है। क्या है पूरी कहानी, सुनाएंगी डॉक्टर उषा सक्सेना। तो उषा जी, बहुत स्वागत है आपका मन के मौसम में। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। क्या खेल खेलता है सोने का फूलदान, रमेश और सुरेश के साथ। सुनाइए आज की लोक कथा सोने का फूलदान। अल्मोड़ा के पर्वतीय अंचल में बसे हुए एक गांव में दो व्यक्ति रहते थे, रमेश और सुरेश। दोनों में घनिष्ठ मित्रता थी। रमेश सीधा साधा, भोला और संवेदनशील था और सुरेश अत्यंत चतुर और चालाक। जी। रमेश सुरेश को बहुत प्यार करता था। दोनों साथ साथ पहाड़ों पर जाते और वहां से फल और सब्जियां लाकर अपने अपने परिवार का खर्च चलाते थे। हम्म। एक दिन सब्जी के लिए जमीन खोदते समय वे आश्चर्य से भर उठे, क्योंकि सब्जी के स्थान पर उन्हें मिला एक सोने का फूलदान। अरे। सूरज की सुनहली किरणों में वह फूलदान जगमग जगमग कर उठा। वह हम्म। फूलदान अत्यंत सुंदर और कलात्मक था। उस पर नक्काशीदार काम था और उसका वजन भी बहुत था। दोनों मुक्त होकर थोड़ी देर तक उसे देखते रहे। सहसा ही रमेश ने कहा, क्या सोच रहे हो मित्र? बड़े भाग्य से यह अमूल्य वस्तु हमें मिली है। हम इसे बेच देंगे और इससे जो धन मिलेगा उसे गरीबों में बांट देंगे। ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, कम से कम कुछ दिनों के लिए तो वे आराम की जिंदगी जी सकेंगे। हम्म। सुरेश न जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। रमेश की बात सुनकर वह चौंक उठा। उसने थोड़ी ही देर में अपने सुनहरे भविष्य के न जाने कितने सपने देख डाले थे। उसे लगा जैसे उसके सारे सपने बिखर गए। हम्म। अपने भावों को मन में दबाकर उसने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है दोस्त। मैं तुम्हारे इन्हीं गुणों पर की तो कदर करता हूँ, पर मुझे तो अब तक विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये वास्तव में सोने का है। हम्म। भला इतना कीमती फूलदान इस जंगल में कौन रख जाएगा? हम्म। शायद तुम ठीक कह रहे हो सुरेश। हम एक काम कर सकते हैं, इसे घर ले चलते हैं। वहां इसे कसौटी से कसकर या किसी और तरीके से इसकी जांच करवा के देख लेंगे। यदि ये सचमुच सोने का है तो हमारा भाग्य, अन्यथा इसे यहीं जंगल में फेंक देंगे। रमेश ने सरलता से कहा। जी। दोनों ने सब्जियों के साथ उस फूलदान को उठाया और उसे लेकर गांव लौट आए। हम्म। रमेश उस दिन सुरेश के घर ही रुक गया, क्योंकि सुरेश के बच्चे उससे बहुत हिले हुए थे। जी। रात को दोनों ने प्यार से भोजन किया। खाना खाते समय सुरेश ने कहा, रमेश, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास हो तो ये फूलदान यहीं छोड़ जाओ। मैं इसकी भली भांति जांच करवा लूंगा। हम्म। यदि ये असली सोने का हुआ तो इसे हम अच्छे दामों पर किसी सुनार को बेच देंगे। जो भी मूल्य मिलेगा हम आपस में बांट लेंगे। ये मेरा सुझाव है, बस तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? हम्म। रमेश बोला, आपत्ति? विश्वास? ये तुम आज कैसी बातें कर रहे हो? हम क्या एक दूसरे के लिए अजनबी हैं? वर्षों का साथ है हमारा। हम्म। तुम्हारा कहना ठीक है। मैं आजकल कुछ व्यस्त भी हूँ, कुछ दिनों बाद आऊंगा। तब तक तुम इसकी अच्छी तरह से जांच करवा लेना। हम्म। खाना खाकर रमेश अपने घर चला गया। रमेश के जाने के बाद सुरेश ने चैन की सांस ली। हम्म। वह अपने सुंदर भविष्य की कल्पना में खो गया। वास्तविकता तो ये थी कि उसकी पारखी नजर ने फूलदान देखते ही भांप लिया था कि ये असली सोने का है।
बेशकीमती है और इसे बेचने पर अथाह धन मिलेगा। उसकी नियत बदल गई। वह खेत खलियान, सुंदर मकान, ढोर डंगर, गहनों कपड़ों के सपने देखने लगा। उसने मन ही मन निर्णय लिया, वह किसी भी कीमत पर फूलदान अब रमेश को नहीं देगा। रमेश तो सीधा साधा है, कोई ना कोई बहाना बनाया ही जा सकता है। कुछ दिनों बाद रमेश सुरेश के आया। सुरेश के मुख पर उदासी के बादल देखकर वह चिंता से भर उठा। उसने प्यार से पूछा, क्या बात है मेरे मित्र, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? बहुत सुस्त लग रहे हो। मुझे बताओ ना, किस बात के लिए परेशान हो? परेशान? हाँ दोस्त, मैं बहुत परेशान हूँ। उसका कारण है वह सोने का फूलदान। जानते हो रमेश, मैंने बड़ी आशा और उत्साह से भरकर उस फूलदान का परीक्षण किया। जैसे ही मैंने उसे आग में तपाया तो पिघलने लगा और थोड़ी देर में एक लोहे के टीन के रूप में बदल गया। अरे! ऐसा लगा कि टीन के फूलदान के ऊपर सोने जैसा कोई पेंट लगा दिया है, जिसे देखकर हम उसे सोने का समझ बैठे। मुझे बहुत ही निराशा हुई। मुझे इतना क्रोध आया कि मैंने फूलदान कूड़े में फेंक दिया। सुरेश की बात सुनकर रमेश जड़वत रह गया। उसे ये आशा नहीं थी कि सुरेश वह टीन का फूलदान उसे बिना दिखाए ही फेंक देगा। वह सोच में पड़ गया। फिर संयत होकर बोला, कोई बात नहीं मित्र, फूलदान का मिलना मात्र एक संयोग ही तो था। हमने इसे अनायास ही तो पाया था। अगर वह सोने का नहीं निकला तो हमारा दुर्भाग्य। उसके लिए दुखी होने की आवश्यकता नहीं मित्र। जो हुआ उसे भूल जाओ। फिर क्या हुआ? सुरेश ने चैन की सांस ली। कितना भोला था उसका दोस्त। उसने सुरेश की बात का विश्वास भी कर लिया। अब वह फूलदान को आसानी से बेच सकेगा। उससे जो धन मिलेगा उससे अपनी सब इच्छाओं को पूरा करेगा। वह अपनी कल्पनाओं में खोया रहा। फिर बोला, चलो दोस्त, सब्जियां और फल तो ले आए, हम अपना रोज का काम भी भूल गए। दोनों पहाड़ों की ओर चल दिए। लौटने में देर हो गई। रमेश उस रात वहीं रुक गया। उसके लिए सुरेश ने अपनी पत्नी को बहुत स्वादिष्ट भोजन बनाने का आदेश दिया। रमेश ने रात में वहीं विश्राम किया। दूसरे दिन जब रमेश जाने के लिए तैयार हुआ तो उसने सरोज से कहा, अच्छा मित्र, अब चलूंगा, तुमसे एक आग्रह है। हाँ हाँ बोलो, संकोच कैसा? सुरेश ने कहा, मित्र, तुम जिस पर्वतीय अंचल में रहते हो वो इतना सुंदर नहीं है जितना मेरा। वो स्थान बड़ा सुंदर है। ऊंची ऊंची पर्वतमालाएं, उनसे फूटते झरने, चारों ओर हरियाली, लहलहाते पेड़, रंग बिरंगे फूलों की चादर ओढ़े धरती, फूलों से फलों से लदे वृक्ष। आह, तुम अपने बच्चों को कुछ दिन के लिए मेरे साथ भेज दो, वो भी सुंदर प्रकृति का आनंद ले सकें। मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगेगा। जी। रमेश का आग्रह सुरेश कैसे टाल सकता था? बच्चे रमेश चाचा से बहुत हिले हुए थे। सुरेश ने कहा, मित्र, बस इतनी सी बात? अरे मेरे बच्चे क्या तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? खुशी से ले जाओ। जब तक वे तुम्हें परेशान न करें, अपने पास रख लेना। कुछ दिनों बाद में आकर उन्हें ले जाऊंगा। सुरेश के बच्चे सोनू मोनू रमेश चाचा से बहुत हिले हुए थे। वे बहुत खुश हुए कि उन्हें घूमने को मिलेगा। बड़ी ही उमंग से भरकर वे चाचा के साथ चल दिए। रास्ते में एक स्थान पड़ा जहां बंदर रहते। रमेश ने दो बंदरों के बच्चे भी पकड़ लिए। घर आकर उनके नाम रखे सोनू मोनू। अच्छा। हाँ, दो बंदर पकड़ लिए बच्चे। कुछ ही दिनों में बंदरों के बच्चे भी सबसे हिल गए। रमेश ने उन्हें नकल करना, नाचना, पेड़ों पर उछलना, प्यार करना सब सिखा दिया। बच्चे भी उनसे घुल मिल गए थे, सब साथ खेलते थे। सुरेश के बच्चे इस माहौल में बहुत खुश थे। उधर सुरेश फूलदान बेचने का मन बना रहा था। सोचा पहले बच्चों को ले आए। बहुत दिनों से बच्चे रमेश के पास थे। सुरेश ने रमेश को संदेश भेजा कि वो बच्चों को लेने आ रहा है। दिन और तारीख सूचित कर दी। जिस दिन सुरेश को आना था
रमेश ने बच्चों को बहुत दूर पहाड़ों पर फल लाने के लिए भेज दिया। हम्म, बच्चे तो वहां के सब रास्तों से परिचित थे, अक्सर ही जाते थे वहां खेलने। हम्म, इस बार भी खुशी खुशी चले गए। उनके जाने के बाद सुरेश आया। रमेश के उदास मुख को देखकर वे चिंता से भर उठा। उसके दुख का कारण पूछा। एक ठंडी सांस लेकर रमेश खामोश हो गया। वह बहुत दुखी लग रहा था। अच्छा। क्या बात? हाँ, बहुत दुखी लग रहा था। क्या बात है रमेश? आज से पहले मैंने तुम्हें कभी इतना उदास नहीं देखा। अवश्य कोई गंभीर बात है। रमेश, हम दोनों तो सगे भाइयों की तरह है ना। मुझे अपना दुख का कारण तो बताओ, शायद मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूं। सुरेश ने कहा। क्या बताऊं मित्र, मैं बड़े उत्साह से बच्चों को लाया था। वे यहाँ बहुत खुश थे। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, लेकिन हम्म, एक दिन क्या हुआ? बच्चे तो ठीक है ना? सुरेश ने घबराकर पूछा। जी। बताता हूँ। एक दिन बच्चे पास के बगीचे में खेल रहे थे। शाम हो रही थी। मैंने बच्चों को पुकारा। मेरे बच्चों के स्थान पर दो बंदर के बच्चे आ गए, हम्म, मुझसे लिपट गए, पेड़ों पर चढ़कर उछल कूद करने लगे। आह, बच्चे बंदरों के रूप में कैसे बदल गए, मैं तो आज तक नहीं जान सका कैसे ये हो गया। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। सुरेश जोर से चीख उठा। हम्म, कहाँ है मेरे बच्चे? मुझे अपने बच्चे चाहिए। इसी समय वह फूट फूट कर रोने लगा। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है? अभी दिखाता हूँ, रमेश ने पुकारा। सोनू, मोनू। तत्क्षण ही बंदर के दो बच्चे आकर उसके गोद में बैठ गए। रमेश को कभी प्यार करते, कभी उछल कूद करते। सुरेश को तो जैसे काट मार गया था। वह हम्म, फूट फूट कर रोने लगा। सहसा ही उसके मस्तिष्क में बिजली सी कौंधी। उसके प्रकाश में सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। वाह, कितनी खूबसूरती से रमेश ने उसे सबक सिखाया था। वह समझ में अपनी आ गई उनके। हाँ, वह अपनी नजर में बहुत गिर गया। उसने कहा, मित्र, मैं समझ गया। तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तुमसे झूठ बोला था। वह फूलदान सोने का है, बेशकीमती है, मेरे पास सुरक्षित है। मेरी नियत बदल गई थी दोस्त। तुम जो कहोगे वही होगा। रमेश ने सुरेश को हृदय से लगा लिया और बच्चों को लेने पहाड़ों की ओर चला गया। थोड़ी देर में वो बच्चों के साथ लौटा। बच्चे बहुत खुश थे और स्वस्थ भी लग रहे थे। वे दौड़कर सुरेश से लिपट गए। सुरेश की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। रमेश ने उसकी आंखों से लालच का पर्दा हटा दिया था। वह रमेश को भी अपने साथ ले गया। सोने के फूलदान को बेचकर दोनों ने धन आधा आधा बांट लिया और सदा की तरह मित्रवत रहने लगे। रमेश ने अपना धन गरीबों में बांट दिया। दोनों पहले की तरह सामान्य जीवन जीने लगे। वाह भाई वाह। उषा जी, ये लोक कथा एक तरह की नीति कथा है। हाँ जी नीलम जी। मनुष्य के लोभ मोह की कहानी। सोने के फूलदान को कसौटी बनाकर एक पूरा कथानक रचा गया है। बच्चे सोनू मोनू और बंदर सोनू मोनू का प्रसंग बहुत ही रोचक है। सौ हाँ, सुनार की एक लोहार की। सीधे साधे रमेश का रचाया पूरा नाटक ये भी साबित कर देता है कि अपनी सिधाई का गलत फायदा मत उठाने दो, भले ही वो आपका जिगरी दोस्त क्यों ना हो। तो बहुत धन्यवाद हमारे श्रोताओं के लिए इस सोने के फूलदान की सौगात लाने के लिए। उषा जी, नमस्कार। नमस्कार नीलम जी।